एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था, जिससे वह बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसके पास न कोई सहारा था और न ही कोई जमीन जायदाद। वह एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। गांव के मुखिया शंकर प्रसाद एक अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने मोहन की दयनीय स्थिति पर दया की और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। रहने के लिए उन्होंने मोहन को एक अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया और मोहन बड़ा हो गया। वह आज भी मुखिया के यहाँ ही काम करता था और मुखिया को उस पर बहुत विश्वास था। एक दिन मुखिया ने मोहन से कहा, मोहन, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वह तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी, घर देखेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम कर देगी। मेरी भी अब उम्र हो चली है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो सकूं। अरे मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी लग जाए। आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो मोहन, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं देखूं या तुमने किसी को पसंद किया है? नहीं मुखिया जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वह उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है भाई, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। मुखिया का एक बेटा भी था विक्रम, जो यह सारी बातें सुन रहा था। वह गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है मोहन की शादी का खर्च उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? जबान संभाल कर बात करो विक्रम। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है और यह मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहूं वह करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वह फटीचर मोहन नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब मोहन ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो। और यहां आकर मुझे अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहां से। लगता है उसने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस 2 कौड़ी के नौकर की तरफदारी कर रहे हो। आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है।
मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान ने मुझे मोहन जैसा बेटा दिया होता। विक्रम गुस्से से वहां से चला गया और मन ही मन बोला, इस फटीचर मोहन का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टक्के का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करें। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। थोड़े ही समय बाद मुखिया शंकर प्रसाद मोहन की शादी सुनीता से करवा देते हैं। शादी के बाद मोहन की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सचमुच सुनीता, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही करता था, खाना पकाना, कपड़े धोना, घर संभालना। अब यह सब तुम देख लेती हो और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, ये बात तुम भी हमेशा याद रखना और मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत रखना। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शंकर चाचा दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनका हमेशा आदर करूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन विक्रम अपने पिता से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो। विक्रम, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदतें छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ बर्बादी ही होगी। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हो? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। वाह, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर मोहन की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे थे। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज, अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे तुम्हारे हैं? तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहाँ से। मोहन ने मुखिया जी को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं मोहन, विक्रम ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं मोहन बेटे, तुम नहीं जानते। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। उधर विक्रम गुस्से में सोच रहा था, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन मुखिया की तिजोरी से 1 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। मुखिया शंकर प्रसाद अपने सारे आदमियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन पैसों का कोई पता नहीं चलता। तभी उनका बेटा विक्रम वहां आता है।
क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तिजोरी से 1 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा, तो ये बात है। चोर और कौन होगा? मोहन ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मुझे मोहन पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसों पर नजर थी। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे घूमने का यही कारण था। तभी वहां मोहन आ जाता है। क्या हुआ मालिक? आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? इतना सब करने के बाद पूछ रहा है कि क्या हुआ है। एक तो चोरी की है तुमने, और ऊपर से हिम्मत देखो, मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। ज्यादा भोले मत बनो। चोरी तुमने ही की है। सच सच बताओ, वो पैसे कहाँ हैं? वरना लात मारकर तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। तुम जैसे मक्कार को मैं अच्छी तरह जानता हूं। पहले बड़े लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हो और उनका भरोसा जीत लेते हो। फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया। मोहन यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी मुखिया बोलते हैं, बस विक्रम, अब बहुत हो गया। तुम कब से मोहन को भला बुरा कहे जा रहे हो? अब और एक शब्द भी मैं उसके खिलाफ नहीं सुनूंगा। मुझे मोहन पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है कि वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। मोहन भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वह तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हैं। ये मोहन एक नंबर का धोखेबाज है और चोर है। इसने चोरी की है। इसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं, इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। बस अब बहुत हो चुका विक्रम। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मोहन पर झूठा आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, इसलिए तुमने ही की होगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं अपने बेटे के बारे में? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं? नहीं है। मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको मोहन के घर की भी तलाशी लेनी होगी। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले विक्रम के कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन वहां पैसे नहीं मिलते। देखा आप सबने, नहीं मिले ना पैसे। मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे मोहन ने ही चुराए हैं। अब उसके घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। फिर मोहन के घर की तलाशी ली जाती है और सब हैरान रह जाते हैं जब पैसे वहां से मिल जाते हैं। यह लीजिए मालिक, पैसे मोहन के पलंग के नीचे रखे थे। ये देखकर मोहन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। आखिर मेरे घर में पैसे कहां से आए? मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर, धोखेबाज। आज तेरी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वो तुझ पर कितना भरोसा करते थे, मुझसे भी ज्यादा, और तूने उनके साथ विश्वासघात किया है। तूने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तूने ही की है। अब और कहने को बचा ही क्या है? पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी, और चलो यहां से। शंकर प्रसाद वहां से चुपचाप चले जाते हैं। तिजोरी से चोरी के बाद जब पैसे मोहन के घर से निकले तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। हर कोई यही कहने लगा कि मोहन ने चोरी की है। मोहन गली से गुजरते समय गांव वाले बातें करने लगे। देखो देखो, यही है वो धोखेबाज।
मालिक का इतना भरोसा तोड़ा। हाँ भाई, चोरी करके भी कैसे मासूम सा चेहरा बनाए घूमता है। सुना है मोहन की बीवी सुनीता भी इसमें मिली हुई है। दोनों ने मिलकर पैसा छुपाया था। गांव वालों की बातें सुनकर सुनीता बहुत रोती थी। मोहन जी, लोग मुझे कैसी कैसी बातें कहते हैं कि मैंने भी चोरी में तुम्हारा साथ दिया। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख होता है। मैं तो मालिक का हमेशा आदर करती हूँ, फिर मुझे ऐसा क्यों सुनना पड़ रहा है? सुनीता, तुम हिम्मत रखो। सच एक दिन जरूर सामने आएगा। भगवान सब देख रहे हैं। मैंने चोरी नहीं की है। मैं जानता हूं मुझे बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे मोहन को मालिक के घर से भी काम से अलग कर दिया गया। अब उसके पास कोई काम नहीं था। खाने पीने तक की दिक्कतें आने लगी। अब घर चलाने के लिए मुझे गांव से बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। जब भी मैं गांव-गांव जाकर काम की तलाश करता हूं, पर जहां भी जाता हूं, लोग ताने मारते हैं। अरे, ये वही मोहन है ना जिसने अपने मालिक की तिजोरी साफ कर दी थी। ऐसे चोर को काम देने का मतलब खुद मुसीबत मोल लेना है। उधर विक्रम मन ही मन मुस्कुरा रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, आखिरकार मेरी चाल सफल हुई। अब मोहन की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। गांव वाले भी उसे चोर मान बैठे हैं। अब कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा। मोहन हर जगह काम की तलाश करता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। घर की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। सुनीता ने घर खर्च चलाने के लिए अपने गहने तक बेच डाले। सुनीता, आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। सब मुझे चोर समझते हैं। मोहन जी, आप टूटिए मत। मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर सच को कोई ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकता। मोहन चुपचाप बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। उधर मुखिया शंकर प्रसाद भी अंदर से टूट गए थे। उन्हें पता था कि मोहन बेगुनाह है, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि वे चाहकर भी उसका पक्ष नहीं ले पा रहे थे। मैं जानता हूं चोरी मोहन ने नहीं की, लेकिन सबूत उसके घर से मिले हैं। आखिर किसने यह षड्यंत्र रचा है? मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। कुछ दिनों बाद गांव का एक नौकर रामू धीरे धीरे मुखिया के पास आया। मालिक, मैंने उस दिन चोरी वाली रात कुछ अजीब देखा था। क्या देखा था रामू? सच सच बताओ। मालिक, उस रात देर रात मैंने छोटे मालिक विक्रम को मोहन के घर की तरफ जाते हुए देखा था। उनके हाथ में एक थैला भी था। मैं कुछ समझ नहीं पाया और डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। यह सुनकर शंकर प्रसाद का शक और गहरा हो गया। तो मेरा अंदाजा सही था। चोरी मोहन ने नहीं की, बल्कि इसके पीछे विक्रम का ही हाथ है। उसने चालाकी से पैसे मोहन के घर में रख दिए ताकि सब उसे चोर समझें। लेकिन नहीं, मैं मोहन को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और असली चोर को सबके सामने लाकर रहूंगा। मुखिया शंकर प्रसाद ने ठान लिया कि अब सच्चाई सबके सामने लानी है। उन्होंने अगले दिन गांव के मंदिर में पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग ध्यान दें। आज मैं यहाँ सबके सामने एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूँ। जिस चोरी के लिए आप सब मोहन को दोषी मान रहे हैं, उसकी असली सच्चाई मैं अब उजागर करूंगा। अरे, लगता है मुखिया जी को अब कुछ नया पता चला है। सच में चोरी की गुत्थी खुलने वाली है। तभी शंकर प्रसाद ने रामू को आगे बुलाया। रामू, तुम सबको सच बताओ। मैंने चोरी वाली रात छोटे मालिक विक्रम को मोहन के घर की तरफ जाते हुए देखा था। उनके हाथ में एक थैला था। मैं डर के कारण चुप रहा, लेकिन अब सच बता रहा हूँ। यह सुनकर सब हैरान रह गए। क्या विक्रम जी? हाँ, ये सच है। चोरी मोहन ने नहीं, मेरे अपने बेटे विक्रम ने की थी। उसने चालाकी से पैसे मोहन के घर में रख दिए ताकि वह बेगुनाह होते हुए भी चोर कहलाए। मोहन ने इस घर और मुझ पर हमेशा जान छिड़की है, लेकिन विक्रम, तुमने अपने ही पिता और अपने ही गांव को धोखा दिया है। हाँ, मैंने की। मैंने चोरी की थी क्योंकि मुझे लगता था कि आप मोहन को मुझसे ज्यादा मानते हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक नौकर आपकी नजरों में मुझसे बड़ा हो जाए, इसलिए मैंने उसे फंसा दिया। यह सुनकर गांव वाले मोहन की ओर देखने लगे और बोले, मोहन,
हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम्हें चोर कह दिया। आप सब मेरे बड़े हैं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि अब कोई गरीब आदमी पर झूठा इल्जाम न लगाए। मोहन बेटा, तूने मेरे परिवार और घर की इज्जत बचाई है। आज से तू मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा है। विक्रम को गांव की पंचायत ने कठोर सजा दी और उसे गांव से बाहर निकाल देने का निर्णय लिया। दोस्तों, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जीत उसी की होती है।